हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉइन दिस सीरीज। तो दोस्तों, आते हैं आज हम सेकेंड पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए पहले सीरीज के 6 पार्ट हमने कर लिए हैं, उसको आप एंजॉय कीजिए। उसके बाद सेकेंड सीरीज जो टॉप 100 क्वेश्चन के हैं, इसमें एक पार्ट हमने कर लिया, ये सेकेंड पार्ट है और इसको भी आज एंजॉय करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप 10 क्वेश्चन आप एक कापी लें, उस पर लिखें। ठीक है, 10 ऐसे नंबरिंग लिखें। ठीक है, और उसमें आप देखें कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कितने करेक्ट हुए उस हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में डालें। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे इस वीडियो को देखने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और जिन्होंने सॉल्व किया उसमें आपका क्या स्थान है। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले कमेंट करेंगे उनके कमेंट को हम पिन भी करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्येक दिन ऐसा ही होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन कर लिया था, इसलिए हम 11वें क्वेश्चन पे आए हैं। तो इसमें देखिए आपको कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन पे विचार करना है और बताना है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ठीक है देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है, द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी कैन बी ओनली फ्रॉम द लोकसभा। मतलब क्या है, जो इस कमिटी का चेयरमैन होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में से चुन के आएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। जो इसके सदस्य होते हैं वो प्रत्येक साल इलेक्ट होते हैं और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो केवल 1 साल का होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, जल्दी से मार्क कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिससे इस क्वेश्चन का उद्देश्य पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स अपने अस्तित्व में कैसे आया, कब आया। ठीक है, तो इसका अगर देखें तो गठन 1964 में हुआ। ठीक है, और किसकी अनुशंसा पे, कृष्णा मेनन कमेटी के अनुशंसा पे। ठीक है, मैं कृष्णा मेनन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कमेटी आप समझ लीजिएगा, कृष्णा मेनन कमेटी के अनुशंसा पे बोलें या फिर रिकमेंडेशन पे बोलें, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स गठित हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको जाननी ही चाहिए। और उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है, इसके काम क्या हैं। आखिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्या करती है, तो ये क्या करती है, जैसे जो भी पीएससी होते हैं, ठीक है, उन पे जो रिपोर्ट जारी होते हैं और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है, ये रिपोर्ट जो भी पीएससी होते हैं और जो डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर जो ऑडिटिंग होती है, लेखा जोखा, उसका क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं या फिर उसका जांच करते हैं। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या है, जैसे क्या हुआ किसी भी पीएसयू पे, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे, ठीक है, या फिर स्टेट मतलब स्टेट से रिलेटेड कोई पब्लिक अंडरटेकिंग्स है। ठीक है, उस पे अगर कैग ने अपना रिपोर्ट दिया है, ठीक है, तो कैग के जो रिपोर्ट की जांच करने का कार्य किसका है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को कैग के साथ कोरिलेट करके क्या बोला जाता है कि ये छोटी बहन है। ठीक है, कैग का अगर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है वो क्या है, एक तरह से एक दूसरे के क्या है, सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ओके, अब यहाँ पे देखिए इससे जुड़े हम बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए, जो इसका जो चेयरमैन होता है, ठीक है, इसका जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं, स्पीकर। ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं तो केवल लोकसभा सदस्यों में से ही चूज करते हैं। ठीक है, कौन, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब एक चीज़ और जानिए, जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, ठीक है, ये कौन कौन से कार्यों में अपनी भूमिका नहीं निभा सकती है। ठीक है, और कौन से जांच या अनुसंधान ये नहीं कर सकती, उसके बारे में जानते हैं। तो अगर देखें जो मतलब जो प्रमुख सरकारी नीतियां होती हैं, ठीक है, उससे जुड़े मामलों को, जो सरकारी उपक्रमों के व्यावसायिक अथवा व्यापारिक प्रक्रियाओं से जुड़े नहीं हों, उस पर ये अपना जांच या अनुसंधान नहीं कर सकती हैं। और जो दैनंदिनी के मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है डेली लाइफ के, ठीक है, उससे जुड़े, तो उससे भी जुड़े मामले इनके क्षेत्र से बाहर होते हैं। ऐसे मामले जिन पर विचार करने के लिए
विशेष सांविधिक प्रावधान जिसके अंतर्गत कोई सरकारी उपक्रम विशेष की स्थापना हुई है के तहत अगर कोई मशीनरी स्थापित की गई है तो ऐसे मामलों की भी जांच ये नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ, ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए किसी विशेष सांविधिक प्रावधान किया गया है, ठीक है, और जिसके अंतर्गत कोई सरकारी उपक्रम विशेष की स्थापना हुई है, ठीक है, उसका भी जांच ये नहीं कर सकते। अगर हम तकनीकी मामलों की बात करें तो तकनीकी मामले में ये अपनी क्या करते हैं, ये उसमें जो सदस्य मतलब सम्मिलित होते हैं, ठीक है, वो सदस्य विशेषज्ञ होते हैं और इसलिए ये भी तकनीकी मामलों में, ठीक है, अपना जांच इनके लिए मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट होता है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसी तरह से हम डिटेल में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए आपको जवाब देना होगा सबसे पहले। ठीक है, अगर नहीं दे पाते हैं तो भैया बहुत मुश्किल है आपके लिए एग्ज़ाम। द वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रिजाइनेशन लेटर टू, बताइए जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपना रिजाइनेशन लेटर किसको देते हैं? ए है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी है स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी है सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, डी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट अपना क्या देते हैं? रिजाइनेशन लेटर। ठीक है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 67A में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 67 के ए में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें और बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, तो याद रखिएगा कि इसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को मतलब संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर के साथ लेख द्वारा अपना पद त्यागते हैं, ये बात इसमें लिखा हुआ है। ठीक है सॉरी। तो इसमें हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 हमने देख लिया और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए इसमें अब बहुत ज़्यादा कुछ बात करने जैसी चीज़ है नहीं। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, अगर ज़रूरी पड़ेगा कहीं पे आएगा कुछ ऐसा विशेष तो भी उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर हम बात करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार ध्यान से देखिए, 30 नंबर के क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दिए गए स्टेटमेंट पे विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? देयर इज नो फिक्स टेन्योर ऑफ द फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, एज ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। क्या मतलब है? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका कोई फिक्स्ड जो कार्यकाल होता है नहीं होता है। ठीक है, उनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर पार्लियामेंट रिकमेंडेशन करती है, ठीक है, अनुशंसा देती है तो, या फिर अनुशंसा रखती है तो। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द कंडक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ड्यूरिंग इम्पीचमेंट मोशंस। ठीक है, तो ये इसका क्या मतलब है? जो कंडक्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के, ठीक है, जो भी न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके जो भी कृत्य होते हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता है। कहाँ पे? विधानमंडल में, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, ड्यूरिंग जैसे इम्पीचमेंट मोशन के अलावा उनका जो भी कंडक्ट होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का, उसको लेजिस्लेचर में मतलब डिस्कस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, इसलिए ठीक है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, कोई नो फिक्स टेन्योर फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और इसमें दूसरा स्टेटमेंट जो है कि हाँ, इनका जो भी कृत्य होता है उनको लेजिस्लेचर में नहीं डिस्कस किया जा सकता। ठीक है, अगर वो इम्पीचमेंट मोशन से रिलेटेड ना हो। ठीक है, रिमूवल ऑफ जजेस से रिलेटेड कोई मैटर ना हो। अब इसमें हम थोड़ा सा जानकारी ऐड करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप ठीक है थोड़ा सा बने रहिए सॉरी। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एज की, ठीक है, तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है, वो केवल 65 ईयर्स तक अपने मतलब 65 ईयर्स की एज तक ही मतलब जज मतलब या फिर किसी भी पोस्ट पे सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज वर्क कर सकता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर उसके आयु के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्धारण हो, ठीक है, तो ऐसे में जो प्राधिकारी होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक विशेष रीति से इनका जो मतलब कार्यकाल होता है, ठीक है, वो संसद द्वारा अवधारित किए जाएंगे। ठीक है, ये बात है। और राष्ट्रपति को एक लिखित ये त्यागपत्र देके मतलब अपना पद छोड़ सकते हैं।
संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। ये मतलब सही बात है और यही हमने देखा था, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें यही लिखा गया है, ठीक है। और विधायिका में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग लगाने के प्रस्तावों के अलावा और इनके किसी भी मतलब जो भी इनका कंडक्ट है उस पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का उद्देश्य कंप्लीट होता है। तो इतना आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इनका फिक्स टेन्योर नहीं होता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, ठीक है। और रिकमेंडेशन अगर पार्लियामेंट करती है तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, किसी जज को रिमूव कर सकते हैं। मैक्सिमम एज अगर 65 ईयर से अधिक है तो वो कार्य करने लायक नहीं है। अगर इनका कोई भी कंडक्ट है तो सुप्रीम कोर्ट जजेस का कोई भी कंडक्ट है वो लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल में डिस्कस नहीं किया जा सकता। अगर वो केवल इम्पीचमेंट मोशन की बात हो तो उसको किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, उसे ध्यान से देखिएगा। दी सर्टन ऑफ दी द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहीं पे काट दीजिए। उसके बाद इट एंजॉयज इक्वल पावर्स एज द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है। तो ये भी इसको भी आप काट दीजिए, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब पूछिए कैसे गलत है, मैं बताता हूँ ना कैसे गलत है। इसमें देखिए क्या होता है, अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। एक सामान्य बिल, ठीक है, सामान्य बिल के द्वारा क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है, ठीक है। तो उसमें किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सॉरी। और इसी में एक चीज़ और भी है, अगर हम बात करें कि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, मतलब जो लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के इक्वली ऑर्डिनरी बिल पे मतलब इनको वो क्या मिला है, पावर है, तो ये गलत है। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है समझिएगा, ठीक है। अब इनका जो लिमिटेशन है वो देखिएगा। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है, ठीक है, साधारण बिल है, उस पे अगर लेजिस्लेटिव मतलब असेंबली ने क्या किया है, बिल को पास कर दिया है, ठीक है। तो अगर ये बिल जाता है कहाँ पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करता है, उसको पहली बार में केवल 3 मंथ तक अपने पास रोक सकता है, ठीक है, या फिर कोई अमेंडमेंट करके फिर से इसको रिटर्न करता है, किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को। फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करता है, उसी बिल को सेम वे में फिर से पास करके वापस कर देता है, ठीक है। अब इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, ठीक है, केवल 1 मंथ तक उसको लटका के रखने का अधिकार है, ठीक है। पहली बार में 3 मंथ, दूसरी बार में सिर्फ 1 मंथ। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल उससे सहमत होता है तो होता है, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करके देता है, ठीक है। तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर डिपेंड करता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अमेंडमेंट को ये लेजिस्लेटिव असेंबली मानता है या नहीं मानता है, ठीक है। अगर दूसरी बार 1 मंथ के बाद जाता है तो उस बिल को पास मान लिया जाता है, ठीक है। और उसमें उन्हीं सारे प्रावधान को मान्यता दी जाती है जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पहले एक्सेप्ट किए थे, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई रिकमेंडेशन दिया है, उसमें अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई बात कही है, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके रिकमेंडेशन को, उनके अमेंडमेंट को माने या ना माने, ठीक है। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ऑर्डिनरी बिल के रिस्पेक्ट में, तो अधिक पावर है किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज आर डिसक्वालीफाइड, ठीक है। अब आपको बताना है किस स्थिति में, ठीक है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उन्हें डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। पहला, इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इसका क्या मतलब है बताइए। अगर क्या हो, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या है इंसॉल्वेंट मतलब हो दिवालिया, ठीक है। तो इसके बेस पे किया जा सकता है उनको डिसक्वालीफाइड। सेकंड क्या है, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाई अ कोर्ट, ठीक है, मतलब क्या, यदि वह विकृत चित्त है, ठीक है, मानसिक रूप से या फिर किसी भी तरह से विकृत चित्त है और इस पे मतलब न्यायालय ने अपनी
घोषणा दी हो, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या है, इफ ही इज डिसक्वालिफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल, जैसे व्हिप लॉ होता है ना, दल बदल के कानून के, अगर नियम के हिसाब से या 10th शेड्यूल के हिसाब से उन्हें डिसक्वालीफाई किया गया हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव सॉरी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब इस तरह से इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आई होप कि इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट हो चुका और इसमें हमने डिटेल में बात कर ली है, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है, और देखेंगे मतलब अन्य सारे प्रावधान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जूम आउट करते हैं, पहले जूम करते हैं फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट देखेंगे। थोड़ा सा और दिखना चाहिए, ओके। आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16, है ना। अब इसको ध्यान से देखिए, विथ रेफरेंस टू दी इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसे पंचायती राज भारत में क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, ठीक है, उसमें जो भी सुधार हुए, ठीक है, उसमें अगर हम दिए गए जो स्टेटमेंट है विचार करें तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, द बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 2 tier पंचायती राज सिस्टम, यहीं पे आप इसको क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि बलवंता राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में रिकमेंड किया था, लेकिन 2 tier नहीं था, वो 3 tier सिस्टम था, ठीक है, 3 tier सिस्टम था। सॉरी TIER है, मैं TER लिख रहा हूँ, TIER, ठीक है, 3 tier सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाता है, इनकरेक्ट, तो आप इसमें जाइए एक बारी। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट करेक्ट चूज करना है तो C एंड D तो निकाल दीजिए, ठीक है। अभी बचा कौन, सेकेंड एंड थर्ड बचा, ठीक है। अब उसको ध्यान से देखिए, इसमें देखिए सेकंड क्या है, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इस्टेब्लिश पंचायती राज, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राजस्थान ही था पहला स्टेट जिसमें पंचायती राज सिस्टम पहले ही क्या किया गया, सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। उसके बाद ये तो करेक्ट हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या है, दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन 1982, ये तो गलत है भाई, ये इसे काटिए, पता है ना, 24 अप्रैल 1993 की बात है, जब क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिलती है, या फिर संवैधानिक स्टेटस मिलता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को क्या मिला, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और ये मतलब इस डेट को इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। और 1992 में फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। और उसी अमेंडमेंट के अंतर्गत कब ये हुआ था, 1992 में, और उसी के अंतर्गत क्या हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायती राज सिस्टम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का दर्जा मिला था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें कि 1957 में, ठीक है, 1957 की बात करें, ठीक है, तो भारत सरकार ने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ठीक है। एक मिनट, अगर हम जाते हैं जनवरी 1957 में, ठीक है, तो उसके पहले 1957 से पहले, ठीक है, क्या हुआ था, बलवंत राय कमेटी के रिकमेंडेशन से पहले क्या हुआ था, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट CDP आया था 1952 में, ठीक है। और क्या था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सपांशन सर्विसेज, ये कब आया था, 1953 में, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके द्वारा जो किए गए कार्य थे इसका जांच, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सपांशन सर्विसेज जो है, ठीक है, जिसको हम राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी बोलते हैं, इनके कार्यों की जांच करने के लिए एक कमेटी गठित हुई थी, ठीक है। और उस कमेटी के हेड कौन थे, बलवंत राय मेहता जी, ठीक है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, जो 1957 में गठित हुई इनके रिपोर्ट को जांच करने के लिए, तो बलवंत राय मेहता, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता जी क्या थे, चेयरपर्सन थे, ठीक है।
और उन्होंने ही लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अगर इसी रूप में देखें, ठीक है, तो देखा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की 1957 में, और पहली बार डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की मतलब सिफारिश की, और उसके बाद क्या हुआ, यही बाद में चल के पंचायती राज के रूप में जाना गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, कौन, बलवंत राय मेहता, ठीक है। कब, 1957 में अपनी रिपोर्ट दी थी इन्होंने, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, और उनके हिसाब से जैसे पहले ही हमने बताया 2 टीयर नहीं 3 टीयर कॉन्सेप्ट की उन्होंने बात कही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें राजस्थान पंचायती राज की स्थापना, तो सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पे उद्घाटन, नागौर में, और नागौर में किसके द्वारा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, राजस्थान की नागौर किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कब, 2 अक्टूबर 1900, बताइए, 1900 अभी बोला था 59, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है और इसे याद रखिएगा। और उसके बाद देखें दूसरी बार राजस्थान के बाद कौन था, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश को भी 1959 में ही ये मतलब पंचायती राज सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। और उसके बाद से तो आप देखेंगे ही बहुत सारे राज्यों में, है ना, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टाइम कितना हो गया, 21 मिनट, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कंसिडर द, ओहो, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर स्टेटमेंट है, तो विचार कीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट को थोड़ा सा जूम करते हैं। अब इसमें पहला स्टेटमेंट देखिए, The Constitution of India remains totally silent on trade and commerce within the Indian territory and leaves it to the Parliament to legislate on। ठीक है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या मतलब है, भारत के संविधान में भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा यह इस संबंध में कानून बनाने हेतु संसद को अधिकृत करता है, ठीक है, अधिकृत यानी कि अथॉरिटी देता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है क्या, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द स्टेट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, संसद जो है राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्यों के से रिलेटेड जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। और देखिए दोस्तों, इसमें दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक बार जोर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या है भाई साहब, इसमें स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, दोनों के दोनों नहीं, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। पार्लियामेंट इम्पोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कहाँ पे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पर। अब ये चीज़ सही है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट होता है। और इस तरह से इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा, ठीक है। अब हम इस पर थोड़ा सा जूम आउट करके इस पर बात कर लेते हैं, वेट अ व्हाइल। अब इसमें हम बात क्या करें, बताइए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 की बात करें, कौन सा अनुच्छेद, 301, ठीक है। और इसमें क्या घोषणा है, संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में जो व्यापार है, वाणिज्य है और जो समागम के जो स्वतंत्र मतलब अधिकार हैं, ये इनको स्वतंत्रता मिलेगी अनुच्छेद 301 के अंतर्गत। और यहाँ पे क्या कहा गया है, Constitution of India remains totally silent on trade and commerce within the Indian territory and leaves it to the Parliament to legislate on। ठीक है, तो क्या संविधान इस पे चुप रहता है, क्या सारे प्रावधान पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देता है, बताइए, नहीं, ठीक है। इसमें संविधान में अनुच्छेद 301 में ये घोषणा है कि संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में जो ट्रेड है, कॉमर्स है, ठीक है, और जो भी समागम के स्वतंत्र मतलब अधिकार हैं इनको प्राप्त होगा, ठीक है। अब संविधान के भाग अगर हम किसकी बात करें, संविधान के भाग 13 की बात करें, तो इसमें अन्य प्रावधानों में जैसे आर्टिकल 302 और आर्टिकल 305 की बात करें, ठीक है, इनको छोड़ के, क्योंकि इन पे प्रतिबंध लगा हुआ है। और अनुच्छेद 302 और 305 के अंतर्गत क्या प्रावधान है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इनके ऊपर अगर हम भाग 13 में जाते हैं, पार्ट 13 में, ठीक है, अगर इनको हम छोड़ के बात करें, ठीक है, तो जो जैसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत क्या किया गया है,
गारंटी दिया गया है इसमें जो प्रत्याभूत मतलब स्वतंत्रता है उन सभी पर क्या है, ये प्रतिबंधों से मुक्त है, केवल आर्टिकल 302 और 305 के अंतर्गत जो प्रावधान है उनको छोड़ के, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर संसद की बात करें तो सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य, राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्र पर प्रतिबंध लगा सकती है, ये पार्लियामेंट के पास अपना अधिकार है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सेकेंड आपका इसी विषय में बात करता है, ठीक है। और इस तरह से इस क्वेश्चन का उद्देश्य कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द प्रोविजन इन द, यहाँ पे है, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर रिलेटेड टू, ठीक है। अब आपको बताना है किससे रिलेटेड है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ए है द प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन एवरी इंडियन स्टेट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या है, द प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्ट करना। सी है ओथ एंड अफर्मेशंस मींट फॉर अ फ्यू इंपॉर्टेंट ऑफिस होल्डर्स। और उसके बाद डी है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन दोज इंडियन स्टेट दैट शेयर बॉर्डर विथ अदर कंट्रीज, ठीक है। तो बताइए फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में दोस्तों बात किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। मतलब जो क्या होता है, अनुसूचित जनजाति होते हैं, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके जो फायदे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल इसके विषय में बात करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने एटीएम मनी का नाम सुना होगा, तो उससे इसको कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें बढ़ेंगे आगे, थोड़ा सा इसमें और जान लीजिए शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजन है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है जिसको हम फिफ्थ शेड्यूल बोलते हैं, उसमें 4 राज्य हैं। कौन कौन, अभी जो हमने बोला था फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन है, एटीएम, वेट अ मोमेंट, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, ओके। फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन है, एटीएम मनी, ठीक है। अब फिफ्थ शेड्यूल में कौन कौन स्टेट आ गए, असम, त्रिपुरा, उसके बाद से क्या होगा, यम से क्या हो गया, मेघालय, ठीक है, एशिया, त्रिपुरा, मेघालय। और मनी से क्या हो गया, बताइए, मनी से हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। ठीक है, तो एटीएम मनी का फुल फॉर्म यही है, असम, त्रिपुरा और मेघालय और मणिपुर, सॉरी मिजोरम, ठीक है। तो एटीएम मनी से आप फिफ्थ शेड्यूल के जो अंतर्गत आने वाले स्टेट हैं उसे याद कर सकते हैं, असम, त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय और मिजोरम, ठीक है। सिक्स शेड्यूल में कौन कौन आते हैं बताइए, इस हिसाब से आपने तो फिफ्थ शेड्यूल देख लिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उन्हें कौन इम्प्लीमेंट करता है, इससे रिलेटेड जो विशेष बातें हैं उसके बारे में आप जान लीजिए, ठीक है। जैसे अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या प्रशासन से संबंधित इसकी जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर बात करें, तो राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकता है, शेड्यूल क्या कर सकता है, शेड्यूल एरिया, ठीक है, डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और अगर वो चाहे क्या करे, कोई एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, किसी शेड्यूल एरिया के बाउंड्री को कम कर सकता है, ठीक है। तो इसका अधिकार किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। और भी वो क्या कर सकता है, संबंधित जो राज्य होते हैं उसके राज्यपाल के परामर्श से इसके क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, अगर मतलब क्या हो, राज्यपाल के परामर्श से ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। तो छठी अनुसूची में कौन कौन से हैं वो भी आप जान लिए, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन हेतु जो प्रावधान है वो आपने सीख लिया, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे।
ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ पंचायत आफ्टर 2 years ऑफ इट्स कंस्टिट्यूशन। अगर कोई, जैसे मान लीजिए पंचायती राज के अंतर्गत कोई प्रधान है, ठीक है, उसने केवल 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जो कंप्लीट सेशन है उसको कौन देखेगा, बताइए। इसमें ए है, इट विल बी रिकंस्टिट्यूटेड टू सर्व ए फुल टर्म ऑफ 5 years। मतलब इसके बाद अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो दूसरी वाले मतलब इलेक्शन होगा और उसको, ठीक है, मतलब पूरे 5 साल के लिए उसको देखा जाएगा। उसके बाद दूसरा है, नो फ्रेश इलेक्शन शैल टेक प्लेस फॉर रिमाइंडर ऑफ द टर्म, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो फ्रेश इलेक्शन नहीं कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखा गया है। उसके बाद सी है, इट विल बी रिकंस्टिट्यूटेड टू सर्व रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। मतलब ये क्या करेंगे, इनको रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा, क्या करने के लिए, जो बचा हुआ पीरियड है उसको पूरा करने के लिए। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। जो विधानसभा का, ठीक है, मतलब बात करें किसी राज्य के विधानसभा का, वो डिसाइड करेगा कि कोर्ट ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, अगर हम देखें तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। कैसे, इट विल बी रिकंस्टिट्यूटेड टू सर्व रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, ठीक है। इसमें अगर ऐसी स्थिति हुई है तो इसमें क्या किया जाएगा, फिर से पंचायती राज में चुनाव होगा, ठीक है, और जो भी पीरियड बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बताना है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस 7th शेड्यूल लोकल गवर्नमेंट्स एज अ सब्जेक्ट कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब लोकल गवर्नमेंट किसके अंतर्गत आती है, बताइए। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअरी पावर, ठीक है। इसमें राइट स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो स्टेट लिस्ट का विषय है, तो भूलिएगा नहीं। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, संविधान में संशोधन किया गया और राज्यों में जो स्थानीय निकाय यानी पंचायती राज है या फिर म्यूनसिपल पार्टी कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है, एमएफसी जैसे डीपीसी का डीपीएस देखा था ना कल, वैसे ही 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, क्या किया गया, इसमें अधीन मतलब इसका संशोधन करके और क्या कर दिया गया, बताइए। संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया किसको, स्थानीय जो शासन होते हैं, ठीक है, इकाइयाँ जो होती हैं उनको, ठीक है। चलिए, अब इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे, ठीक है, पसंद आए तो सेशन को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच यहाँ तक बने रहने के लिए, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्या ही जाता है ना, अगर जुड़ते हैं तो मोटिवेशन ही मिलता है मुझे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।